मेक इन इंडिया वर्सेस मेड इन चाइना। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है और दुनिया के तमाम देशों के साथ इसका कारोबार भी बढ़ रहा है। व्यापारिक साझेदारी के मामले में अब तक यूएस देश का सबसे बड़ा पार्टनर रहा, लेकिन वित्त वर्ष 2013-23-24 की अगर तस्वीर देखी जाए तो वो एकदम से बदल गई है। बीते साल अमेरिका नहीं बल्कि ड्रैगन भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर बना। आर्थिक थिंक टैंक जीटीआरआई के मुताबिक दोनों देशों के बीच 118.4 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है, जबकि अमेरिका इस मामले में दूसरे नंबर पर रहा। ड्रैगन से दोस्ती और भारत को कितना फायदा पहुंचाने वाला है, इसी मामले पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। भले ही भारत चीन पर से अपनी निर्भरता को लगातार कम करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन दोनों देशों के बीच कारोबार में लगातार इजाफा हो रहा है। खास बात तो ये है कि बीते वित्त वर्ष में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका नहीं बल्कि चीन रहा। इकोनॉमिक थिंक टैंक जीटीआरआई के आंकड़ों के अनुसार चीन और भारत के बीच वित्त वर्ष 2023 से 24 में 118.4 अरब डॉलर का कारोबार हुआ, जो कि भारत के ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में दुनिया में सबसे अधिक है। वहीं अमेरिका मामूली रूप से पीछे है। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2023 से 24 में 118.3 बिलियन डॉलर रहा। वित्त वर्ष 2021 से 22 और 2022 से 23 के दौरान अमेरिका भारत का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर था। पिछले वित्त वर्ष में भारत ने चीन को काफी एक्सपोर्ट किया है। इसमें 8.7% की बढ़ोतरी देखने को मिली और वैल्यू के हिसाब से बढ़कर 16.67 अरब डॉलर हो गया। भारत ने चीन को प्रमुख रूप से लौह अयस्क, सूती धागा, कपड़े, हथकरघा, मसाले, फल, सब्जियां, प्लास्टिक और लिनोलियम आदि एक्सपोर्ट किया है। वहीं दूसरी ओर भारत के चीनी इंपोर्ट में 3.24% की बढ़ोतरी देखने को मिली। बीते वित्त वर्ष में भारत ने 101.7 अरब डॉलर का आयात किया है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका से भारत के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में कमी देखने को मिली है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका को भारत के एक्सपोर्ट में 1.32% की गिरावट देखने को मिली थी। वित्त वर्ष 2022 से 23 में भारत ने अमेरिका को 78.54 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट किया था, जो कि वित्त वर्ष 2023 से 24 में घटकर 77.5 बिलियन डॉलर रह गया। वहीं दूसरी ओर इंपोर्ट में भी 20% गिरावट देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2023 से 24 में भारत का अमेरिका से इंपोर्ट 40.8 बिलियन डॉलर पर आ गया है। अब देखना यह होगा कि ड्रैगन से दोस्ती भारत को और कितना फायदा पहुंचाने वाली है। अब चीन पर जिस तरह से भारत की डिपेंडेंसी है, उससे बहुत सारी चीजों को लेकर सवाल उठता है। एक तरफ सरकार का यह कहना है कि भारत आत्मनिर्भर हो गया है, एक तरफ सरकार का यह कहना है कि भारत में ही सारी चीजें बनाई जाएंगी, मेड इन इंडिया जैसा नारा दिया गया, लेकिन उसके बाद भी हावी होता हुआ मेड इन चाइना नजर आ रहा है। सोचिएगा कि किस कदर से व्यापार बढ़ा है और उस व्यापार में भारत डिपेंड हो गया है चीन पर। यानी कि सीधे तौर पर अगर समझा जाए तो क्या आत्मनिर्भर भारत चीन निर्भर हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस स्मार्टफोन्स या फिर ईवी का हब भारत बनना चाहता है, उसी का सबसे ज्यादा इंपोर्ट चीन से लिया है भारत ने। अब आप देखिएगा
स्मार्टफोन और ईवी की मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का सपना है, लेकिन इंपोर्ट में हिस्सेदारी यहीं पर सबसे ज्यादा बढ़ी है चीन की। यानी कि चीन ने इन्हीं का सामान, इन्हीं के पार्ट सबसे ज्यादा इंपोर्ट किए हैं। 2022 और 23 में 35,000 करोड़ टेलीकॉम और स्मार्टफोन्स के पार्ट्स का इंपोर्ट हुआ है चीन से भारत में। 35,000 करोड़। ईवी में जो बैटरी के पार्ट्स है वो 18,000 करोड़ का इंपोर्ट किया गया है। 31,000 करोड़ लैपटॉप और कंप्यूटर में इंपोर्ट किया गया है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ रोविंदर सचदेवा हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ जेके त्रिपाठी हैं, पूर्व राजदूत हैं, और प्रमोद राय हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं। आप तीनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। रोविंदर जी, आत्मनिर्भर भारत एक तरफ नारा सरकार ने दिया, मेड इन इंडिया का नारा दिया, लेकिन यह स्थिति ऐसी नजर क्यों आ रही है कि जैसे आत्मनिर्भर भारत चीन निर्भर हो गया हो? देखिए, आत्मनिर्भर का नारा है, फिलॉसफी है, अप्रोच है हमारी जी। इसका मतलब ये नहीं कि हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। आई थिंक हमारी गवर्नमेंट जो प्रयास कर रही है वो ये है कि हम आत्मनिर्भर बने। हम ये कह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर बने, पर इसका मतलब ये नहीं हम आत्मनिर्भर हो गए, बिल्कुल राइट। जैसे अभी आप कह रहे हैं, हम चाइना पे बहुत लंबे समय से हमारा ट्रेड काफी चल रहा है, और अमेरिका नंबर 2, चाइना 1, ये थोड़ा बहुत ही अंतर है इनका, राइट। तो चाइना के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी बहुत वर्षों से है, बढ़ती जा रही है, और आगे एक्चुअली और बढ़ेगी। उसका एक स्पेसिफिक कारण मैं और बताता हूं। पर इन आंकड़ों में आप एक चीज और देखिए, हम कहते हैं करीब 118, मान लीजिए 120 बिलियन डॉलर जो भी चाइना से हमारा टोटल ट्रेड है, उसमें हम एक्सपोर्ट कितना करते हैं जी? हम एक्सपोर्ट मात्र 18 बिलियन या 16-17 बिलियन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, हम इंपोर्ट 101-102 बिलियन करते हैं। तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है करीब 80-85 बिलियन डॉलर हम चाइना के ट्रेड डेफिसिट में है, राइट। हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं मात्र 16-17 बिलियन, हम इंपोर्ट कर रहे हैं करीब ओवर 100 बिलियन। तो हमारा जो डेफिसिट है चाइना के साथ इज 85 और सो बिलियन डॉलर्स। अब अमेरिका का एक एग्जांपल लीजिए क्विकली। अमेरिका भी मोरलेस इसी आंकड़े पर है, 118-117, राइट, ऑलमोस्ट बराबर है, नंबर 2 पे है चाहे। बट अमेरिका के साथ हम करीब मोटा मोटा कहें तो 80 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं और 40 बिलियन इंपोर्ट करते हैं। तो अमेरिका के साथ तो बल्कि हमारा ट्रेड सरप्लस है। तो चाइना के साथ ये जो हमारा इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, इट्स अ टेस्टिमनी। हम सारे सेक्टर्स में, आप अभी ईवीज की बात करें, हम सारी लिथियम बैटरी 75% आई थिंक आंकड़ा है, हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, और हम यहाँ ईवी करे जा रहे हैं। बिल्कुल, ओके। सारी 18,000 करोड़ का इंपोर्ट हुआ है इस साल ईवी को लेकर ही, राइट। हमारी टेलीकॉम इक्विपमेंट, हमारे पावर सेक्टर की इक्विपमेंट, ओके। अब छोटे फोन्स, लैपटॉप, सेमीकंडक्टर्स की वो सारी एक अलग पूरी कैटेगरी है। ये सारी कैटेगरीज में हम फार्मास्यूटिकल्स में हमने प्रयास किया कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स लगा करके कि हम स्पेशली आफ्टर कोविड कि हम अपनी एपीआईज और बनाना शुरू करें। आई थिंक वो भी कोई चल रही है, बट पॉइंट इसकी एक प्रयास चल रहा है। लास्टली मैं एक पॉइंट कहूंगा, और मैं क्यों कह रहा हूं कि ये हमारा बढ़ेगा चाइना के साथ ड्रास्टिकली। अभी पिछले हफ्ते अमेरिका ने, बाइडन ने 18 बिलियन डॉलर की टैरिफ लगा दी है चाइनीज इंपोर्ट्स पर। उससे क्या होगा, चाइनीज जो सप्लायर्स हैं जिनको लगेगा कि अमेरिकी मार्केट में उनका माल जाता महंगा हो रहा है, वो सस्ता करके, इनफैक्ट ऑलरेडी खतरा है हमें कि वो डंपिंग शुरू कर देंगे, तो और सस्ता अपना माल करेंगे तो भारत में और माल बिकेगा उनका। एंड सेकेंडली तो भी बाइडन ने करा है। अभी 6 महीने बाद अगर ट्रंप आ जाता है, ट्रंप तो वो कह रहा है, वो तो ही सेइंग कि मैं 10% से लेके 100% तक चाइनीज पे गुड्स पे टैरिफ लगा दूंगा। तो अमेरिका में अगर इतनी टैरिफ बढ़ेंगी, इतनी इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ेंगी चाइनीज गुड्स की, तो अमेरिकन मार्केट उनके लिए मुश्किल और कम होती जाएगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी चाइना पे यहां है ही, तो वो क्या करेंगे, दूसरी मार्केट्स में अपने माल को थोड़े सस्ते कीमत में और बेचेंगे। तो वी शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड इन द अगले साल का आप आंकड़ा देखेंगे, शायद आप और हम बैठेंगे, ये नंबर और बढ़ जाएगा और हमारा ट्रेड डेफिसिट और बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जेके त्रिपाठी साहब, इस बार का जो व्यापार भारत और चीन के बीच का रहा वो 9,87,000 करोड़ का है, जिसमें से इंपोर्ट जो हमने किया है वो 5 लाख से बढ़कर 8,48,000 करोड़ का हुआ। इतना बड़ा अंतर, इतना बड़ा उछाल। और जो एक्सपोर्ट का है वो हमारा 1.5 गुना घटा है।
पिछली बार की तुलना में इस बार। तो ये जो गिरावट और घाटे का जो सौदा चल रहा है भारत और चीन के बीच, इसको कैसे पाटा जाएगा? नमस्कार करते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो भी ट्रेड चल रहा है, जो भी व्यापार चल रहा है भारत और चीन के बीच, ये सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक नहीं है कि भारत के साथ ही व्यापार का फायदा जो है सबका चीन को है। इतने सारे प्रतिबंधों के बावजूद पिछले 2 साल में चीन और यूएस के बीच में व्यापार बढ़ा है, और व्यापार बढ़ा ही नहीं है बल्कि यूएस के अगेंस्ट व्यापार घाटा भी बढ़ा है। अभी पिछले साल 758 उनके कैलेंडर ईयर 2023 में 758.4 बिलियन डॉलर का दोनों देशों के बीच में व्यापार हुआ है, जिसमें से 562.9 बिलियन डॉलर अमेरिका ने इंपोर्ट किया, और सिर्फ 195.5 बिलियन डॉलर अमेरिका ने चीन को एक्सपोर्ट किया। और ये फिगर सारे इससे पिछले वाले साल के फिगर से ज्यादा है। तो हम ये नहीं कर सकते कि सिर्फ हमारे ही साथ है। दूसरी चीज ये कि जो चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा है, एक तो चीज देखिए, ये प्रमोद राय जी अर्थशास्त्री है, मैं तो हूँ नहीं, शायद वो ये बात को तस्दीक करें कि जब हमारा लिबरलाइजेशन हुआ 90s, तो अनफॉर्चुनेटली लिबरलाइजेशन अनकंट्रोल और इनडिस्क्रीट, जिसकी वजह से क्या हुआ कि चीजें हमारे यहाँ आने लगी सस्ते में, और चीन में जेल लेबर, इम्प्रिजन लेबर की से सस्ता होता है तो वो यहाँ भेजने लगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। सन 2000 में एपीआई, जो बेसिकली पेनिसिलिन जी, हमारी कंपनी एलेम्बिक और भी कई कंपनीज बनाती थी, हमारी कंपनीज $20 पर किलो के हिसाब से बनाती थी, जो कि फार्मास्यूटिकल में बड़ा मतलब अनअवॉइडेबल इंग्रेडिएंट। चीन ने $7 पर किलो के हिसाब से बनाना शुरू किया। भारत सरकार ने इंपोर्ट करने की परमिशन दी। हुआ क्या कि हमारी एपीआई इंडस्ट्री चौपट हो गई। कई कंपनियां जो इसमें एक्सपर्टीज थी, जो हम एपीआई के हब थे, वो बंद हो गई। और अब चीन ने भी, जब हमारी कंपनियां बंद कर दी गई, तो चीन भी अब बढ़ाते हुए $22 पर किलो पर आ गया है। तो ये अब जाके सरकार चेती है। सरकार ने, जैसा सचदेवा साहब कह रहे थे, PLI प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव शुरू किया। उससे पिछले 1 साल में एपीआई की प्रोडक्शन में हमारी बढ़ोतरी हुई। रही बात कंज्यूमर आइटम्स, जो कि टेलीफोन, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी वगैरह इसके पार्ट, तो मैं एक चीज बताऊं कि हर चीज, ये जरूरी नहीं है कि हर चीज पे सरकार ही कंट्रोल लगाए। WTO के प्रोविजन के हिसाब से कई जगह सरकार नहीं कर पाती है। ये जनता की भी जिम्मेदारी है कि हम सिर्फ चीजों को इसलिए ना खरीदें कि वो बहुत सस्ती हैं, और एक बार यूज एंड थ्रो वाली बात है, बहुत सस्ती हैं, हमें सस्ता पड़ेगा। मैं आपको एक उदाहरण लेकिन त्रिपाठी साहब, क्या इसका विकल्प सरकार को नहीं देना चाहिए कि अगर हम किसी चीज को मना कर रहे हैं तो उसका विकल्प भी सरकार को जनता के सामने रखना होगा? PLI वही प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यही है कि अगर मैन्युफैक्चर करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो उनको हम इंसेंटिव देंगे ताकि उनकी कॉस्ट कम पड़े, और उनकी कॉस्ट कम पड़ेगी तो जनता पर कॉस्ट कम पड़ेगी। लेकिन सिर्फ एक और सरकार की जिम्मेदारी है, क्या खाली सरकार की जिम्मेदारी? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। मैंने कहीं पढ़ा था कि 1946 में, 1945 के वार के बाद कुछ जापानी स्टूडेंट्स वहां थे, यूएस में थे, यूनिवर्सिटी में। तो एक स्टूडेंट जो था वो पेंसिल से लिख रहा था, बार बार पेंसिल टूटती थी, बार बार छीलता था, बार बार लिखता। किसी ने कहा कि यूएस में इतनी अच्छी पेंसिल आप क्यों नहीं खरीदते? उसने कहा क्योंकि मुझे ये रिमाइंड करती रहती है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना खराब है और हमको कितना आगे जाना है। वो मेंटेलिटी अनफॉर्चुनेटली हमारे अंदर 95% लोगों के अंदर नहीं है। हम आज भी
बात करते हैं, लेकिन फोन हो, पेन हो, ये हो, वो हो, सारी चीजें हम चाइनीज को करते हैं। क्यों नहीं हम वो कर सकते कि ठीक है हम चाइनीज का, हमने ब्रिटिश का बाइकआउट किया, हम चाइनीज का क्यों नहीं कर सकते? हम अगर उपयोग करना कम कर हाँ, देंगे नहीं तो नहीं, मेरा सवाल यही है कि एक तरफ सरकार लगातार व्यापार बढ़ा रही है और हम जनता से ये उम्मीद करें कि वो जो सामान आ रहा है उसे खरीदे ना, तो उसके विकल्प में देखिए सरकार क्या दे सरकार रही नहीं है? बढ़ा रही है, नहीं ये बात गलत है, सरकार नहीं बढ़ा रही। सरकार, प्रमोद राय जी बताएंगे, WTO के तहत कुछ ऐसे हाँ। प्रतिबंध भी होते हैं जिसके तहत आप कई चीजों पे रोक नहीं लगा सकते ऐसे। जी। तो ये पब्लिक रोक लगाएगी ना। अब सरकार आए, अगर सरकार कहती है कि नहीं आप ये न खरीदो, हम नहीं आने देंगे। कई चीजों में देखिए, बड़े ठीक बड़े है। कॉन्ट्रैक्ट में, रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट हुए, ब्रिजेस के कॉन्ट्रैक्ट हुए, सरकार ने चाइनीज कंपनियों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। लेकिन जब छोटी चीजों पे आप अगर पाबंदी लगाएंगे कल को, तो पब्लिक ही कहेगी कि साहब हमें आप ऐसी चीजें नहीं खरीदने दे रहे हैं, ये तो तानाशाही है। तो जी। दोनों ओर से नहीं चलेगा ना। ठीक है, आप सस्ती ठीक। चीजें नहीं खरीदें और सरकार पे बिल्कुल। क्षमता का भी आरोप लगाएं, तो बिल्कुल, वो तो बिल्कुल। नहीं सही। बिल्कुल। प्रमोद जी, जब विदेश मंत्री साहब से ये बात पूछी गई कि आखिर इतना व्यापार कैसे बढ़ा और भारत का घाटा कैसे बढ़ रहा है चीन से व्यापार के को लेकर, तो उन्होंने ये कहा कि सारी चीजें सरकार के बस में नहीं होती हैं, कुछ चीजें जो व्यापारी व्यापार करते हैं उनके हाथों में होती है, उनके फैसलों के आधार पर होती हैं। तो मैं इसको समझना भी ये चाहता हूं कि आखिर वो ऐसे कौन से फैसले हैं जो व्यापारी लेते हैं और सरकार पर उनका कंट्रोल नहीं होता है, और अगर ये घाटा ऐसे ही चलता रहा तो इसको कवर कैसे किया जाएगा? बढ़ रहा है, दूसरे तीसरे कंट्री के साथ ट्रेड का साइज भी बढ़ेगा। अब सबकी अपनी अपनी मजबूरी है। इंडिया WTO का मेंबर है, चाइना भी WTO का मेंबर है, तो हर एक मेंबर कंट्री दूसरे को एक MFN स्टेटस देता है, और चाह के भी इंडिया चाइना के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है, अलग सेट ऑफ रूल्स, अलग लेवल की टैक्सेस वगैरह नहीं लगा सकता है। जहां तक पब्लिक का सवाल है कि यस, पब्लिक चूज कर सकती है कि हमको चाइनीज सामान इस्तेमाल करना है नहीं करना है, लेकिन इंडिया में 140 करोड़ के पॉपुलेशन वाले देश में जहां मात्र 8 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, जिसमें से 6 करोड़ रिटर्न नील लायबिलिटी के साथ फाइल होते हैं, कहने का मतलब है कि 135-38 करोड़ लोग सिग्निफिकेंट अर्निंग वाले नहीं हैं। वहां पैसा बहुत मायने रखता है, और वो रेटोरिक हो सकता है कि अब चाइनीज सामान इस्तेमाल मत करो, बट जो सस्ता मिलता है वो लोग खरीदते हैं। अभी इलेक्शन का टाइम है, पैसे लेके लोग वोट दे रहे हैं एक्सेट्रा, तो वो भी बड़ा मुश्किल। चाइना के साथ, जैसे यूएस के साथ हमारी ट्रेड कंफर्टेबल है, वहां हम ट्रेड सरप्लस है, चाइना के साथ ह्यूज डेफिसिट है, तो चाइना को कुछ एडवांटेजेस है, और जब तक हम उसको फोकस नहीं करते हैं इस समस्या से उबर नहीं पाएंगे। एडवांटेज क्या है? जो रोजमर्रा की चीजें हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हैं, कंज्यूमर आइटम्स हैं, चाइनीज जो है उसको कम कॉस्ट में सस्ते दामों में बना पा रहे हैं और उसको बेच पा रहे हैं। लेबर उनके यहाँ हमसे भी सस्ता है। दूसरा जो है, जो टेक्नोलॉजी वाली एरियाज हैं, जैसे मशीन्स हैं, कैपिटल गुड्स हैं, इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसकी जो भी कैपिटल गुड्स है प्रीडोमिनेंटली वो चाइना से इंपोर्ट हो रहा है जी। जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, उसके जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, बेसिक आइटम्स हैं, हम अभी भी हमारी डिपेंडेंस है चाइना पे। आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उसमें करीब करीब हम जीरो के आसपास है। तो अभी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है। जब तक आपका सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग डेवलप नहीं होता है, आप चाइना के ऊपर वो डिपेंडेंस खत्म नहीं कर सकते। फार्मा सेक्टर है, जितने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं उस पे अभी भी हमारी डिपेंडेंस चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा है। तो ये जो कोर सेक्टर है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो गई, एपीआई वाला सेक्टर हो गया, उसमें गवर्नमेंट का वहां रोल है। आपको वहां पीएलआई देना है, R&D करनी है, वो सेक्टर आप डेवलप करेंगे तब जाके आपका चाइनीज इंपोर्ट कम होगा। जो हेवी मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग है, कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग है, जब तक वो नहीं करते हैं तो यहाँ का हर एक इंडिविजुअल मैन्युफैक्चरर वो एक दूसरे से compete कर रहा है।
और हर आदमी इस तलाश में है कि सस्ते से सस्ते हमको रॉ मटेरियल कहां से आएगा और सस्ता से सस्ता मशीन कहां से आएगा। तो जो ट्रेड का लेवल है, जैसे जैसे हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 7 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं, वो बढ़ेगा। और ट्रेड डिफिसिट को ठीक करने का एक ही तरीका है कि आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को ठीक करें, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को ठीक करें, जो कैपिटल गुड मैन्युफैक्चरिंग है उसको ठीक करें, तो शायद हम इसको कम कर पाए। रोविंदर जी, 78 से कारोबार शुरू होता है, चीन और भारत के बीच में कारोबारी रिश्ते बनते हैं। सन 2000 तक आते आते ये कारोबार 3 अरब डॉलर का हो जाता है। उसके बाद 2015 तक टारगेट ये रखा जाता है कि इसको 100 अरब डॉलर का करना है। लेकिन अब तो ये अगर इंडियन रुपीस में बात करें तो 9 लाख के पार चला गया है। कैसे हम चीन से आगे निकलेंगे? और हम लगातार जो विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, तो क्या ये स्थितियां नजर आती हैं कि विश्व गुरु बन पाएंगे? विश्व गुरु अलग चीज है। देखो, विश्व गुरु तो आपकी मॉरल अथॉरिटी, आप जो कह रहे हैं, आपकी आपकी समझ, सद्बुद्धि आप दुनिया को दे रहे हैं। मान ली विश्व गुरु तो मैं उस एंगल से रखूंगा, राइट। बट जहां तक बात रही चाइना से आगे निकलने की, मुझे ऑनेस्टली आई डोंट थिंक हम कभी निकल पाएंगे अगले फोर्सेबल फ्यूचर में। रीजन ये है, और चाइना आज इतना कॉम्पिटिटिव भारत के साथ ही क्यों नहीं पूरी दुनिया में है, पिछले 30-40 वर्षों से चाइना ने इतना मेजरली खुद इन्वेस्ट किया। चाइना ही नहीं, अमेरिकन कंपनीज ने करा, वहां पे करवाया, बड़े बड़े स्केल पे लार्ज स्केल प्लांट्स बनाए गए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगी हैं, राइट। तो उनकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल इतनी ज्यादा बड़ी हो गई कि कोई और कंट्री उनसे कंपीट नहीं कर सकता। इतनी बड़ी, मतलब एक जमाना है, मुझे ध्यान है, वॉलमार्ट एक बहुत बड़ी चेन है अमेरिका की, उसके बहुत सीनियर मैनेजर मेरे जानने वाले थे। वो मेरे से बोले, रॉबिंदर, अगर हमें इंडिया में कोई एक फैक्ट्री चाहिए, इंडिया गारमेंट एक्सपोर्ट करता है, हमारी डिमांड है कम से कम 1 मिलियन सॉक्स एवरी मंथ हमें चाहिए, 1 मिलियन जुराब के जोड़े। इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरर है जो दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। चाइना में वो आपको 10 दिन में बना के दे देंगे। तो चाइना के पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल इतनी ज्यादा हो गई हैं, प्रोडक्शन इतनी हो गई, तो ऑब्वियसली उसके चलते उसकी कॉस्ट भी, हर चीज की यूनिट कॉस्ट कम हो गई है, और उसको कोई बीट नहीं कर सकता इस समय। एंड सेकेंडली, केवल वही नहीं, अब चाइना इतनी मेजर, और चाइना की इकोनॉमी बड़ी है, चाइना इतना मेजरली R&D में इन्वेस्ट कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप ले लीजिए, चिप्स की हम बात कर रहे हैं, चाइना जितनी मेजर इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है इस समय, वो एक क्वांटम जंप पे आगे जा रहा है। तो प्रोबेबली हमें इसको एक रेस नहीं समझना चाहिए, बट यस, हमें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देखना चाहिए। एक लास्ट में छोटी सी बात और कहूंगा, चाइना ने भी जब शुरू करा, इंप्रेशन था कि चाइना की सामान तो कच्चा होता है, क्वालिटी लो होती है, ये वो परसेप्शन थी। आज की तारीख में चाइना के प्रोडक्ट्स टॉप क्वालिटी के हो गए हैं। ये जाता है बैक टू जापान। आई थिंक आपके दर्शकों और शायद हम सब में याद हो, 1960s में जापान को कहा जाता था कॉपी नेशन। 1950-60 में जापानी भी यही करते थे, अमेरिकन टेक्नोलॉजी, जेरोक्स वगैरह इत्यादि इत्यादि को लेके कॉपी करा, सस्ता बनाया, पुअर क्वालिटी थी जापानीज गुड्स की भी, पर उसके बाद वो इंप्रूव करते गए, और ऑब्वियसली आज की तारीख में, आज से 20 साल 40-30 साल पहले जापानीज क्वालिटी बहुत सुपीरियर मानी जाती है। तो चाइना भी उसी तरह से शुरू हुआ, एक दूसरे ट्रैक पे, कि कॉपी करता गया पर इंप्रूव करता गया, और आज वो जहां पहुंच गया है। तो पॉइंट इसकी, चाइना रियलिस्टिकली अगर हम देखें, और ये चैलेंज केवल हमारे लिए नहीं, ये चैलेंज हर देश के लिए, अमेरिका के लिए, यूरोपियन यूनियन के लिए, यूरोप के सारे देशों के लिए है, कि दुनिया ने चाइना को अपनी फैक्ट्री बना दिया, राइट। अब उस फैक्ट्री को वो अप्रूव करना चाह रहे हैं। अमेरिका भी टेंशंस के चलते बोलता है अपनी कंपनीज को, आप चाइना से बाहर निकलो, कोई नहीं निकल रही है। फिर उन्होंने कहा चलो आप ऐसा करो, चाइना +1 स्ट्रैटेजी बनाओ, कि आपकी एक बड़ी मतलब फैसिलिटी तो चाइना में रहेगी, उसके अलावा आप एक कम से कम मलेशिया, भारत, इंडोनेशिया, मेक्सिको में कहीं और बनाओ। बिल्कुल सचदेव साहब, एक और सवाल कम से कम समय में मैं कोशिश चाहता हूं आपसे कि आप उसे कंप्लीट करें, कि एक तो अभी हाल ही में हम चीन से आगे निकले हैं जनसंख्या के मामले में, लेकिन चीन में जनसंख्या भी ज्यादा, उसके बाद वहां लेबर कॉस्ट भी कम, और उसके बाद भी पर कैपिटल भी उसकी सबसे ज्यादा, हमसे तो बहुत आगे। ये सब कैसे बैलेंस कर पाया? इसमें मैं एक थोड़ा सा इत्तेफाक रखूंगा। हाँ। चीन की लेबर कॉस्ट हमसे कम नहीं है अब। इनफैक्ट अब चाइना के अंदर लेबर कॉस्ट एंड वेजेस बढ़ रही हैं। बट हाँ, चाइना का जो वेस्टर्न चाइना इलाका है ना, शिनजियांग वगैरह जो इधर है सारा, यहां पर लेबर कॉस्ट बहुत लो है। और एक और रीजन है जो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर बना रहा है,
कि मैन्युफैक्चरिंग अब वेस्टर्न चाइना में ज्यादा हो, ताकि वहां पे लेबर कॉस्ट कम है, सीपेक कॉरिडोर से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम है, तो अफ्रीका और यूरोप में वो और ज्यादा कॉम्पिटिटिव होते जाएंगे, वो वहां पर है। मैं आपका क्वेश्चन भूल रहा हूं, बट मैं एक ही पॉइंट रखना चाह रहा था। नहीं, मेरा सवाल यही था कि वो कैसे लेबर कॉस्ट को कम कर पाया, जो हम नहीं कर पा रहे हैं। अगर कपल ऑफ थिंग्स, एक तो ऑब्वियसली चाइना बीइंग अ कम्युनिस्ट सिस्टम, उनके बहुत एडवांटेजेस है उस हिसाब से, राइट। बट अगेन आई एम रिपीटिंग, इस समय चाइना की वेजेस जो हैं भारत से कम नहीं है। इनफैक्ट कुछ कंपनीज, काफी कोरियन कंपनीज आए, कुछ को मैं एडवाइस भी कर रहा हूं, वो भारत इसलिए रिलोकेट करना जा रही हैं, वो कह रहे हैं चाइना में वेजेस बढ़ रही हैं, परंतु प्रॉब्लम है उनको जो चाइना में पूरा इकोसिस्टम मिलता है, सप्लायर्स का, R&D का, टेक्नोलॉजी का, वो सारा हमारे यहाँ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन जिस तरह से व्यापार में भारत की डिपेंडेंसी चीन पर बढ़ी है और जो भारत एक्सपोर्ट करता है वो उसका जो प्रतिशत है वो घटा, यानी कि एक्सपोर्ट करने की संख्या लगातार कम हो रही है, तो ऐसे में भारत को एक बड़ा घाटा भी हो रहा है। तो आखिर सरकार इसको लेकर क्या स्टैंड लेती है, कैसे इसको बैलेंस कर पाती है, ये देखना होगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए AMP नेटवर्क। नमस्कार।